पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हां, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दरअसल मशरिक़ वस्ता में 40 दिनों से जो जंग छिड़ी हुई थी, जहां पर एयर स्ट्राइक और बमबारी हो रही थी, जहां पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, इस जंगबंदी के बीच अब सबकी निगाहें पाकिस्तान पर इस वजह से टिकी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस जंगबंदी को लेकर या मुस्तकिल जंगबंदी को लेकर, दरअसल जंग के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में बातचीत शुरू होने जा रही है। यहां पर दो तरफा यह बातचीत होगी, यानी इस बातचीत में ईरान और अमेरिका के जो वफ्द हैं वो शामिल होंगे, डेलीगेशन शामिल होंगे। ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, अमेरिका का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। कुछ देर में अमेरिका और पाकिस्तान के जो वफूद हैं, इनके दरमियान सीधी दो तरफा बातचीत होगी और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ बात होती है? क्या यह बात नतीजे पर पहुंचती है? जो शराइत ईरान ने रखी है, क्या उसे अमेरिका मानेगा? या फिर जो बातें इस बातचीत से पहले, इस बैठक से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, क्या उन शर्तों को एक तरह से ईरान राजी होगा, तैयार होगा, उसे मानेगा? बहुत सी चीजें दरअसल जुड़ी हुई हैं इस जंग को लेकर। और इस बीच जिस तरह से लबनान पर इजराइल हमले कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस बातचीत का एक तरह से हिस्सा होगा। तो इसी वजह से सबकी निगाहें दरअसल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं कि जब बातचीत शुरू होगी, दोनों वफूद जब आमने सामने टेबल पर बैठेंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन सी शराइत होंगी, क्या कुछ मांगे होंगी, किस तरह से बातचीत शुरू होगी, कहां पर बातचीत खत्म होगी, क्या इस बातचीत का नतीजा निकलेगा, क्या कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है, क्या मशरिक़ वस्ता में जो जंग छिड़ी थी वो जंग मुस्तकिल तौर पर थम जाएगी, या फिर जंगबंदी के बाद 2 हफ्तों के बाद जंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो सबके जहनों में दरअसल उठ रहे हैं। लेकिन अब गेंद एक तरह से जो बातचीत हो रही है वो ईरान और अमेरिका के पाले में है। कितनी मुस्बत यह बातचीत होती है, कितनी मजबूती के साथ एक दूसरा यानी ईरान और अमेरिका अपनी बात टेबल पर रखते हैं, एक दूसरे को किस तरह से भरोसे में ले पाते हैं। दरअसल सबसे बड़ी जो बातचीत का जो सबसे अहम पहलू वो यही है, भरोसा। और इसका जिक्र ईरान इससे पहले भी कर चुका है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान का भरोसा बार बार तोड़ा है। ऐसे में क्या उस भरोसे पर अमेरिका खरा उतरेगा? क्योंकि यहां पर ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। क्या उन शर्तों को अमेरिका मानेगा? क्या इन शर्तों पर बातचीत एक तरह से आगे बढ़ेगी? यह देखना बहुत अहम होगा। दरअसल इस बातचीत शुरू होने से पहले और ठीक जंगबंदी शुरू होने के बाद जिस तरह से लेबनान में बहुत बड़ा हमला एक तरह से इजराइल ने किया है, जिसे ईरान ने जेनोसाइड यानी कत्लेआम कहा है, तकरीबन 300 लोग मारे गए इस हमले में। और जिस तरह से 50 एयर जो फाइटर थे, जो जेट तैयारे थे, उनके जरिए से अचानक ये एयर स्ट्राइक लेबनान पर किया गया और इतनी तबाही शायद दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। एक साथ कई इलाकों पर, लेबनान के अंदर कई शहरों पर, कई ठिकानों पर दरअसल ये हमले किए गए, जिसमें आम लोगों की जानें एक तरह से गई हैं। कत्लेआम एक तरह से आम लोगों का लेबनान के अंदर किया गया है, सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट बनाने को लेकर, हिजबुल्लाह को निशाना बनाने को लेकर, हिजबुल्लाह पर हमले के नाम पर दरअसल ये इजराइल ने बड़ा हमला किया है, जिसमें बड़ी तादाद में आम शहरियों की जान गई है। और इसी हमले को लेकर दरअसल ईरान एक तरह से नाराज है। ईरान का यह मानना है कि जब जंगबंदी हो गई थी तो फिर इजराइल दरअसल यह हमले क्यों कर रहा है? इजराइल को यह हमले रोकने चाहिए। और इस बातचीत से ठीक पहले ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पहले इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोके, उसके बाद ही यह बातचीत शुरू होगी। हालांकि लेबनान से अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल कोई हमला करने नहीं जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल के हमलों से एक तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह हिदायत दी है कि जब तक यह बातचीत नहीं हो जाती है, बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक कोई हमला लेबनान के ऊपर ना किया जाए। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि क्या अब एक तरह से मुतमईन होगा ईरान? जो डेलीगेशन या जो वफ्द
आया है वो बातचीत एक तरह से आगे बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक और बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि जो एसेट दरअसल पहले से अमेरिका के पास ईरान का है, उस एसेट को दरअसल ईरान अमेरिका एक तरह से रिलीज करे, उसको एक तरह से खारिज करे, उसको वापस लाने की इजाजत दे। यह भी एक बहुत बड़ी शर्त एक तरह से ईरान की तरफ से रखी गई है। दरअसल जो शर्तें दोनों तरफ से रखी गई हैं बहुत अहम है। दरअसल अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप यह चाह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज को पूरे तौर से खोला जाए, अबनाए हुर्मुज पर किसी तरह का टोल टैक्स न लगाया जाए, अबनाए हुर्मुज पर किसी तरह के पैसे वसूले न जाए, यहां पर किसी तरह का कानून ईरान के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले अबनाए हुर्मुज जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए, हर मुल्क के लिए खुला हुआ था, ठीक उसी तरह से अबनाए हुर्मुज में आमदोरफ्त होनी चाहिए। क्या ईरान अब इस शर्त को, ईरान की और डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की शर्त को ईरान मान लेगा? यह भी देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जो बातचीत अब होने जा रही है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर माहिरीन ये मानते हैं कि बातचीत दरअसल रुक सकती है। दरअसल सबसे बड़ा बातचीत का जो मुद्दा है वो लबनान में इजराइल के हमले हैं। लगातार लबनान में इजराइल हमले कर रहा है। ईरान का ये मानना है कि अगर लबनान में इजराइल हमले नहीं रोकता है तो फिर बातचीत हम नहीं करेंगे, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल ने फिलहाल कुछ वक्त के लिए यह हमले रोके हैं। और क्या इस बात की गारंटी है कि जिस तरह से अमेरिका के कहने पर या फिर इस ऐलान के बाद कि लबनान में हमले रुकने चाहिए, इजराइल ने हमले रोक दिए और बातचीत के फौरन बाद एक बार फिर से इजराइल लबनान पर हमले शुरू कर देगा? इसकी दरअसल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह की एक डील जब गजा में हमले हो रहे थे इजराइल की तरफ से, उस वक्त ट्रंप पीस डील अमेरिका के जरिए से आई थी। अमेरिका उसमें सालसी कर रहा था और एक तरफ हमास और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही थी। उस बातचीत में इजराइल भी शामिल था, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ इजराइल लगातार अपने हमले गजा पर कर रहा था, जिसकी वजह से यह बातचीत भी एक तरह से खत्म हो गई। हालांकि हमास तमाम शर्तों को मान रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इन शर्तों की, पीस डील की, ट्रंप पीस डील की धज्जियां उड़ा रहा था। और इसी वजह से अब ईरान क्या इतनी आसानी से भरोसा कर सकता है, यह भी सवाल दरअसल बहुत अहम हो जाता है। लेकिन माहिरीन का यह भी मानना है, कुछ दानिशवरान का यह भी मानना है कि दरअसल ये जो जंगबंदी हुई है इसके पीछे भी पूरी सोची समझी साजिश है, क्योंकि इजराइल दरअसल कई तरफ से इस जंग में एक तरह से घिर चुका था। इजराइल के ऊपर जहां पर एक तरह से लबनान से हमले हो रहे थे, ईरान से हमले हो रहे थे, हूसी जो मुजाहिदीन है वो लगातार हमले कर रहे थे, तो इजराइल दरअसल एक वक्त में कई तरफ से घिर चुका था। इजराइल की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी, इजराइल बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका था। ऐसे में इजराइल को राहत देने के लिए दरअसल अमेरिका ने इस जंगबंदी की पहल की है, और यह जंगबंदी कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश अमेरिका की है। यह सोची समझी साजिश दरअसल इजराइल की है, ताकि सिर्फ एक टारगेट पर इजराइल फोकस कर सके, सिर्फ वो लबनान पर अटैक कर सके, लबनान को नेस्तो नाबूद कर सके। इस वजह से ईरान के साथ ये जंगबंदी की है, ताकि ईरान कुछ दिनों के लिए हमले न करे, ईरान अपने हमले रोक दे। पूरी दुनिया की का जो जहन है वो दरअसल इस जंगबंदी के पीछे जहन भटकाने की कोशिश की गई है, दरअसल इस तरह से माहिरीन मानते हैं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर उन्होंने जंगबंदी की है? फिर कुछ दिनों के बाद यह बहाना लगाया जाएगा कि ईरान शर्तें नहीं मान रहा है, ईरान एक तरह से राजी नहीं हो रहा है, ईरान दरअसल उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू करेगा, इजराइल फिर से ईरान के ऊपर हमले शुरू करेगा, जब तक इजराइल अपना जो मंसूबा है वो एक तरह से मशरिक़ वस्ता में पूरा कर लेगा और लबनान को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या वाकई में यह सोची समझी साजिश है इजराइल और अमेरिका की, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की यह सोची समझी साजिश है जिसके तहत यह जंगबंदी की गई है, ताकि इजराइल अपने मंसूबे पर पूरी मजबूती के साथ काम कर सके, इजराइल ताकि लबनान को एक तरह से नेस्तो नाबूद कर सके, उसका खात्मा कर सके, हिजबुल्लाह को यहां पर और कमजोर किया जा सके। इस वजह से, क्योंकि आप खुद अब देखिए जितना बड़ा हमला इजराइल ने इस पूरी जंग में लबनान पर किया है, जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं,
1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आप देखिए कि 50 एयरक्राफ्ट के जरिए से, 50 तैयारों के जरिए से इजराइल ने बहुत बड़ा लेबनान पे हमला किया। इतना बड़ा इस जंग में हमला अभी तक नहीं हुआ था। इमारतें ताश के पत्तों जैसी इस हमले में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें एक तरह से मलबे में एक तरह से दबती हुई नजर आ रही हैं। एक पल में जो इमारतें थी वो एक तरह से जमींबोस हो गई हैं। बहुत खतरनाक इस हमले की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि आपका दिल दहल जाएगा जिस तरह से बड़ा हमला किया गया है और एक लेबनान के बड़े हिस्से को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो माहिरीन दरअसल यही मानते हैं कि इस हमले के पीछे दरअसल अमेरिका और इजराइल की सोची समझी साजिश है और जंगबंदी दरअसल कुछ वक्त के लिए हुई है। अमेरिका फिर से एक बार जंग के लिए तैयार होगा, इजराइल एक बार फिर से जंग के लिए तैयार होगा और यह जंग अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा बातचीत पर। जब टेबल पर दोनों ममालिक बैठेंगे किस तरह से बातचीत होती है यह देखना बहुत अहम होगा। हालांकि इस बीच बातचीत को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान का इस्लामाबाद पूरी तरह से यहां पर हाई अलर्ट है, यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जो ईरान का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है उसकी सख्त हिफाजत की जा रही है। अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर भी सख्त तैयारियां एक तरह से की गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बीच इस जो बातचीत होने जा रही है इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या कुछ है, पाकिस्तान का रोल क्या कुछ है, पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखा जाए। पाकिस्तान के इस कदम को तो पूरी दुनिया दरअसल इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ है, क्या यहां पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद में जब दो ममालिक दरअसल बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका यहां पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं, क्या वाकई में एक सच्चे सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने एक जगह मुहैया करा दी है बातचीत की, पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी कर रहा है। इस बीच में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को शामिल होने की बातचीत में एक तरह से इजाजत नहीं मिलेगी। आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उन्हें भी इस बातचीत में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान एक तरह से इस बातचीत का सिर्फ मेजबान है, उसे इस बातचीत में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। यानी एक बड़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए फोटो सेशन का, जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के साथ फोटो सेशन करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई किरदार पाकिस्तान का इस बातचीत में दरअसल नहीं है। दानिशवरान भी इसी बात को मानते हैं और बहुत से लोग इस बैठक पर एक तरह से ताज्जुब भी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर यह बातचीत हो रही है, पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, तो फिर इस बैठक में पाकिस्तान को शामिल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं है? पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो रही है लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक तरह से रुसवाई भी निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की एक बड़ी बेइज्जती भी दरअसल यहां पर सबके सामने हो रही है कि बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान इस बातचीत में कहीं पर भी शामिल नहीं है। यहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोई किरदार इस बातचीत में नजर नहीं आता है। और ऐसे में अगर यह बातचीत कामयाब होती है तब तो पाकिस्तान को वाहवाही मिलेगी, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। और अगर यह बातचीत नाकाम होती है, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा है, यानी बातचीत अगर फेल होती है तो पाकिस्तान को भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और जो दानिशवरान है वो दरअसल पर्दे के पीछे कुछ यही खेल मानते हैं कि अमेरिका के कहने पर दरअसल पाकिस्तान ने यह पूरी जंगबंदी का ऐलान कराया और उसके बाद जंगबंदी के लिए बातचीत की मेजबानी दरअसल पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। सिर्फ दरअसल जिस तरह से अमेरिका जो चीज बता रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान कर रहा है और इसके अलावा इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का कोई किरदार दरअसल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए, जहां पर पाकिस्तान इसे बहुत बड़ा हवा मान रहा है, पाकिस्तान यह कह रहा है कि उसकी बड़ी कूटनीति है, उसकी सिफारती एक बहुत बड़ी सी जीत है, तो ऐसा इस बातचीत में कुछ नहीं है, क्योंकि इस बातचीत में
पाकिस्तान की किसी बड़ी लीडरशिप को शामिल नहीं किया जा रहा है। शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर इस बातचीत में दरअसल शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में जिस तरह से कहावत है कि पाकिस्तान के हाथ सिर्फ झुनझुना हाथ लगेगा, बाकी इस बातचीत में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। खैर, बातचीत हो रही है, यह एक मुस्बत पहलू है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हैं और हम या दुनिया का हर शहरी, हर कोई यही चाहता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। जंग से तो सिर्फ खून खराबा होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, लोग यहां पर मारे जाते हैं, लोगों का कत्लेआम होता है। इस वजह से जंग रुकनी चाहिए और किसी नतीजे पर इस बातचीत को पहुंचना चाहिए। हालांकि जो शराइत अमेरिका और इजराइल ने रखे हैं वो शराइत इतने आसान नजर नहीं आते हैं जिस पर अमेरिका हामी भरे या फिर ईरान इतनी आसानी से हामी भर लेगा। एक बातचीत का लेकिन दौर शुरू हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि एक टेबल पर अमेरिका और ईरान 40 दिनों के बाद बैठेंगे, बातचीत का दौर शुरू होगा। क्या कुछ नतीजा निकलता है यह देखना तो बहुत अहम होगा और यह आने वाले दिनों में एक तरह से इसकी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बातचीत में दरअसल बहुत से हर्डल हैं, बहुत से मुश्किलात हैं, बहुत सी रुकावटें हैं जिन्हें पार पाना इतना आसान नहीं लग रहा है ईरान या फिर अमेरिका के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी दुनिया दरअसल इसे एक उम्मीद के तौर पर, उम्मीद की किरण के तौर पर एक तरह से देख रही है कि यह बातचीत किस तरह से आगे बढ़ेगी। इस बीच एक और बहुत अहम तस्वीर निकलकर सामने आई जो खुद ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने दरअसल मीडिया से शेयर की है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जिस फ्लाइट के जरिए से ईरान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है उस फ्लाइट का नाम ही मिनाब 168 168 रखा गया है। दरअसल मिनाब वही जगह है जहां पर जब पहला अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से 28 फरवरी को ईरान और तेहरान में किया गया था, तो मिनाब में जो लड़कियों का स्कूल था उस पर यह हमला हुआ था और उस हमले में 168 लड़कियां शहीद हो गई थी, उनका एक तरह से उनकी मौत हो गई थी। और उन्हीं की याद में दरअसल इस बातचीत को लेकर जो तैयारा इस्लामाबाद में लैंड हुआ है ईरान का, उस तैयारे का नाम दरअसल मिनाब 168 नाम दिया गया है। कहीं ना कहीं उसी हमले से, उसी दर्दनाक हादसे से जोड़कर इस मिशन का नाम भी ईरान ने मिनाब 168 रखा है। और जो तस्वीर ईरान की तरफ से शेयर की गई है उस तस्वीर में देखा जाता है कि फ्लाइट के अंदर सीटों पर दरअसल जो लड़कियां शहीद हुई हैं अमेरिका और इजराइल के हमले में, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक पैगाम देने की कोशिश भी ईरान ने यहां से की है। जिस तरह से कत्लेआम बच्चों का किया गया, मिनाब में पूरे का पूरा स्कूल दरअसल एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसका एक मैसेज लेकर भी ईरान यहां पर पहुंचा है। और ईरान पूरी दुनिया को दरअसल यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ईरान के अंदर कत्लेआम किया गया है, किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने दरअसल आम शहरियों को निशाना बनाया है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है, यूनिवर्सिटियों पर बम बरसाए गए हैं, छात्र और तलबा को यहां पर कत्लेआम किया गया है, उन्हें दरअसल मारा गया है, आम शहरियों पर दरअसल हमले किए गए हैं। यह पैगाम देने की भी ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। और इसी लिए इस बहुत अहम बातचीत में जो तैयारा ईरान की तरफ से इस्लामाबाद में लैंड किया है उस तैयारे का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जिसके जरिए ईरान दरअसल पूरी दुनिया को एक बहुत अहम पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल बात जहां से शुरू हुई थी एक तरह से वहीं पर आकर रुकती हुई नजर आ रही है। 28 फरवरी का दिन याद कीजिए जब दुनिया में एक जंग की और शुरुआत हुई थी और इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर अचानक तेहरान के ऊपर हमला कर दिया था। इस हमले में सबसे बड़ा झटका जो ईरान को लगा था, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत हुई थी। और उसके बाद जो बड़ा झटका लगा था मिनाब स्कूल, जहां पर बड़ी तादाद में लड़कियों का स्कूल था और 168 लड़कियां शहीद हो गई थी, उन्हें मार दिया था इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका और इजराइल ने। तो ये दो बड़े हादसे इस हमले में दरअसल निकलकर सामने आए थे और पूरी दुनिया ने दरअसल देखा था। तो 28
28 फरवरी को दुनिया पर एक जंग एक तरह से अमेरिका और इजराइल ने और थोप दी थी। और यह जंग जिस तरह से अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे गुरूर में कहा था कि यह जंग एक आध हफ्ते चलेगी, 2-4 दिन चलेगी और बहुत जल्दी ईरान के अंदर हम रिजीम चेंज कर देंगे, ईरान का दरअसल बहुत जल्दी खात्मा हो जाएगा, नेस्तो नाबूद कर देंगे ईरान को। एक तरह से वो तमाम की तमाम चीजें दरअसल धरी की धरी रह गई। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जंग बढ़ती रही, वैसे वैसे इस जंग में ईरान और मजबूती के साथ निकलकर सामने आ गया। दुनिया हैरान हो गई कि आखिर ईरान के साथ ऐसी कौन सी ताकत है, ईरान के पीछे ऐसी कौन सी ताकत खड़ी है जिसकी वजह से ईरान पर जितने ज्यादा हमले हो रहे हैं उतना ज्यादा ईरान दरअसल मजबूत होता जा रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल में जबरदस्त तरीके से ईरान ने हमले इन 40 दिनों में किए। मशरिक़ वुस्ता के अलग अलग जो शहर थे, पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका की तंसीबात थी, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अमेरिका के एयरबेस थे, उन्हें दरअसल ईरान ने पूरी मजबूती के साथ निशाना बनाया। बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में अफरा तफरी इन हमलों के चलते एक तरह से हो गई। और इसके अलावा आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता से निकलकर इराक और बगदाद तक हमले एक तरह से ईरान ने इस दरमियान किए। और इसके अलावा इजराइल में कोई शहर ऐसा नहीं बचा, कोई जगह ऐसे नहीं बची जहां पर ईरान ने हमले ना किए हों। लेकिन 40 दिनों की जंग में ईरान कहीं पर कमजोर नहीं नजर आया। ईरान लगातार हमले करता रहा। हालांकि इन 40 दिनों में इजराइल और अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर हमले ईरान पर किए गए, जहां पर हजारों लोग मारे गए, तकरीबन कई सौ इमारतों को यहां पर तबाह किया गया। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया गया। तो एक बड़े पैमाने पर अमेरिका को भी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद इस जंग में लबनान भी एक तरह से कूद पड़ा। और लबनान के मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने दरअसल इजराइल के नाक में दम कर दिया और उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। फिर इजराइल कहीं ना कहीं इस जंग में दरअसल बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ लबनान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। और इस बीच आपको बताते चले कि ये जब जंग 10 से 15 दिन गुजर गई, उसके बाद एक और नया मोड़ इस जंग में आया। और इस जंग में जो हूती लड़ाके थे, हूसी जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने भी ईरान के लिए इस जंग में वो भी लड़ते हुए नजर आए और हूसियों ने भी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और ऐसे जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ती रही। लेकिन इस जंग में जो सबसे बड़ी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए थी, वो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी अबनाए हुर्मुज था, जहां पर जो एक तरह से कहा जाए कि सबसे कमजोर जो कड़ी अमेरिका की थी, उसे दरअसल मजबूती के साथ ईरान ने पकड़ लिया था। और अबनाए हुर्मुज पर पूरे तौर से ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यहां से अमेरिका और इजराइल या उसके किसी अलायंस और इत्तेहादी का कोई भी कंटेनर या जहाज या बहरी बेड़ा यहां से नहीं निकल सकता था। और यही दरअसल इस पूरे जंग में सबसे बड़ी या कमजोर कड़ी अमेरिका की थी, जिसे ईरान ने दरअसल पकड़ लिया था। और अबनाए हुर्मुज पर जिस तरह से मजबूती के साथ ईरान डटा रहा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से घुटने टेकने पड़े। और अब फिर जब पाकिस्तान में बातचीत की मेज पर ईरान और अमेरिका बैठ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत से ठीक पहले धमकी दी है कि अगर अबनाए हुर्मुज को नहीं खोला जाता है, अबनाए हुर्मुज पर अगर ईरान का कब्जा रहता है, तो फिर ईरान पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा है कि अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर एक बार फिर से ईरान के अंदर हमले किए जाएंगे। क्या बातचीत नतीजे पर पहुंचेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। क्या बातचीत से पहले दोनों जो ममालिक हैं, दोनों ममालिक यानी अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं, डेलीगेशन हैं, क्या इनमें पूरी मजबूती के साथ बातचीत होगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा। पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो जाता है। हालांकि इस बातचीत में पाकिस्तान शामिल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद यानी बैठने की एक जगह, बातचीत की एक जगह पाकिस्तान ने दी है, बाकी पाकिस्तान का और कोई रोल इस बातचीत में नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में ईरान
और अमेरिका के दरमियान होने वाली यह बातचीत से उम्मीद की एक किरण तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्या बातचीत कामयाब होगी? क्या नतीजे पर यह बातचीत पहुंचेगी? क्या वाकई में जो शर्तें ईरान ने रखी हैं, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उन शर्तों को मानने जा रहे हैं? क्या इन शर्तों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्या जो बातचीत अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होगी, इन शर्तों को अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो क्या इन शर्तों को इजराइल भी मान लेगा? बिन्यामिन नेतन्याहू भी उस पर सहमत हो जाएंगे? यह बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका की कभी परवाह बिन्यामिन नेतन्याहू ने नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू उसे नहीं मानते हैं। सीजफायर, जंगबंदी लाख हो जाए, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने हमले जारी रखते हैं। तो पाकिस्तान में बातचीत जरूर हो रही है, बातचीत का दौर जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन क्या इस बातचीत को इजराइल मानेगा? बिन्यामिन नेतन्याहू भी इसका ख्याल रखेंगे? यह बहुत अहम हो जाता है, और यही दरअसल इस पूरी जंग की और इस पूरी कशीदगी की एक तरह से जड़ मानी जा रही है कि अगर इजराइल मान जाता है, बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल अगर मान जाते हैं, तो फिर खित्ते में एक तरह से जंग रुक सकती है। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर से हालात बेहतर हो सकते हैं, और जो कशीदगी है, जो टेंशन है, जो जंग जैसे हालात हैं, इस पर एक तरह से काबू पाया जा सकता है।